हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पी इनसाइट्स विद शाहिरा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो ईएसएससी 2023 एग्जाम में आए थे। दिस क्वेश्चंस आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग ईएमआरएस एग्जाम एंड आल्सो द अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो बिकॉज हर एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी एक्सप्लेन करूँगी। So I have already covered two classes earlier. So if you have not watched them, make sure to check them out. Okay, so let's begin today's session. So let's get started with the first question of the session. Question number 1. Which of the following statement is correct in relation to right of children to free and compulsory education Act 2009? सो 2009 का जो आरटीई एक्ट है उसके संदर्भ में नीचे दिए गए कौन से ऑप्शन सही है, कौन से स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, द एक्ट अप्लाइज टू फुल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो ये अधिनियम जम्मू और कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर 2, elementary education in this act is defined as education from क्लास 1 to 6। सो प्राथमिक जो शिक्षा है एलिमेंट्री एजुकेशन 1 से 6 तक होती है। देन द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर फ्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 16। सो 16 इयर्स तक मुफ्त का फ्री एजुकेशन प्रोवाइड होता है। ऑप्शन 4 is no child is denied admission in a school according to this act for the lack of age। तो एज प्रूफ ना होने पर बच्चों को स्कूल में एडमिशन से वंचित नहीं किया जाएगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 4, दैट इज नो चाइल्ड इज डिनाइड एडमिशन इन अ स्कूल अकॉर्डिंग टू दिस फॉर द लैक ऑफ एज। इस अधिनियम let's see the other options of these questions why they are not correct and just get to know the justification of their answer. So in the first option it has been said that act applies to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir। जम्मू एंड कश्मीर के अलावा पूरा इंडिया में ये लागू होती है, लेकिन ये पहले सही था, अब नहीं है। 2019 में ये आर्टिकल 370 हटने के बाद यह अधिनियम अब पूरे भारत पर लागू होती है। ऑप्शन 2 में बोला गया है कि एलिमेंट्री एजुकेशन इन दिस एक्ट इज डिफाइंड एज एजुकेशन फ्रॉम क्लास 1 to 6। ये भी गलत है क्योंकि आरटीई अधिनियम के अनुसार एलिमेंट्री एजुकेशन क्लास 1 से लेके 8 तक होती है। ऑप्शन 3 में बोला गया है द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर फ्री एजुकेशन स्टूडेंट टू एज ऑफ 16। ये भी गलत है। आरटीई अधिनियम से ये पता चलता है कि 6 से लेके 14 वर्ष तक आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। So this statement is also incorrect and option 4 में बोला गया था no child is denied admission school according to this act for the lack of age। ये करेक्ट है क्योंकि इस अधिनियम में साफ है कि किसी भी बच्चे को सिर्फ आयु प्रमाण ना होने के बाद प्रवेश मना नहीं किया जा सकता। So this is why this will be the correct answer. Our next question is question number 2, that is Alamgir Nama is a chronicle of the reign of which of the following Mughal emperors? आलमगीर नामा निम्नलिखित में से किस मुगल एम्पेरर के शासन का इतिहास है? ऑप्शन 1 इज बहादुर शाह जफर, ऑप्शन 2 इज जहांगीर, ऑप्शन 3 इज शाहजहां and option 4 is Aurangzeb. So the answer for this question will be option number 4, that is Aurangzeb. Okay, so औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था, जिसका नाम है
जिसका मीनिंग है कॉन्फेरर ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो ये जो बुक है आलमगीर नामा, इट वाज कंपाइल्ड बाय मिर्जा मोहम्मद साकी मुस्ताकिर खान। ये कौन थे? ये औरंगजेब के कोर्ट का एक ऑफिशियल थे। ओके, एंड ये आलमगीर नामा किस चीज को हाईलाइट करते हैं? जो ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक पॉलिसीज है औरंगजेब की, वो ये हाईलाइट करते हैं, वो सब चीजें हाईलाइट होते हैं ये आलमगीर नामा में। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये औरंगजेब के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मिलिट्री कैंपेन्स है एंड गवर्नेंस के ऊपर एम्फसाइज किया गया था इसमें। ओके, और बाकी का जो बाकी का ऑप्शंस है डिस्कस कर लेते हैं क्या है। बहादुर शाह जफर थे लास्ट मुगल एम्पेयर, एंड ये एसोसिएटेड नहीं थे आलमगीर नामा के साथ। जहांगीर, ये डॉक्यूमेंटेड, इसका जो रेंज है वो डॉक्यूमेंटेड है की जहांगीरी और जहांगीरी नामा, नॉट ये आलमगीर नामा। शाहजहां कौन थे? ये इसका जो रेंज है वो इस क्रॉनिकल में है, वो शाहनामा बुक बुक है, उसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, next question is question number 3, that is according to the economic survey of India 2022-23, the gross enrollment ratio of schools have seen a decline in 2021-22 in comparison with 2013-14 for which of the following levels? इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित किस स्तर पर 2013-14 की तुलना में 2021-22 में विद्यालय में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में गिरावटी देखी गई? प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी? चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फर्स्ट गिवन। So option number 1 is only B and C. Option number 2 is only A. Option number 3 is only B. And option number 4 is B, C. So the answer to this question would be option C, that is only, no, option number 4, only C। किस लेवल में देखा गया? ओनली ये सेकेंडरी लेवल है, दैट इज क्लास फ्रॉम क्लास 9 10, इसमें गिरावट देखा गया है। तो पहले देख लेते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मतलब है कितने प्रतिशत बच्चे स्कूल में दाखिला लेते हैं। ओके, तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2022-23 के अकॉर्डिंग देखा गया है कि 2021-22 में जो सेकेंडरी क्लास का ट्रेंड है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में, वो डिक्लाइन हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ठीक है, देखिए ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 2013-14 में था 77.1%, बट इन द ईयर 2021-22 में ये हो गया है 76%, और ये डिक्लाइन हुआ है। एंड अदर सेक्टर में, दैट इज प्राइमरी क्लास में, अपर प्राइमरी में, हायर सेकेंडरी में, ये इंक्रीज हुआ है। ओके, so our next question is question number 4. Which of the following is an example of a permanent executive in India? Option 1, the Prime Minister of India. Option 2, Central Cabinet Minister. Option 3, the Governor of a state. Option 4, a civil servant. So the answer for this question will be option number 4, a civil servant. So the एग्जीक्यूटिव जो होता है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज पॉलिटिकल और टेम्पररी एंड परमानेंट। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो अपॉइंटेड होते हैं बाय पॉलिटिकली और इलेक्टेड होते हैं। ओके, सो इनका जो टेन्योर है दैट विल एग्जिस्ट ओनली एज लॉन्ग एज देयर गवर्नमेंट इज इन पावर। सो जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर एक्सेट्रा, इसका एग्जांपल। इन लोगों का जो पोस्ट है दैट विल बी टेम्पररी इन नेचर, दे चेंज विद एवरी इलेक्शन और पॉलिटिकल चेंज। पॉलिटिकल चेंज के साथ के पद का भी चेंज हो जाएगा। बट परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होता है?
These are the career bureaucrats or the civil servants who remain in service irrespective of political changes. जितना भी political changes हो, ये लोग permanently रहेंगे in their office, in their pad. So they provide continuity and implement policies. ये लोग क्या करते हैं? policies implement करते हैं जो policies framed by the political executive. political executive के द्वारा जो policies frame किया जाता है उसको implement करने का काम क्या होता है? परमानेंट एग्जीक्यूटिव उसका implement का काम करते हैं, जैसे कि IAS, IPS, IFS officers and other civil servants and state civil servants. So the next question is question number 5. When an ant bites a human, what does it inject into the human skin? Option 1 is formic acid, option 2 is sodium hydrogen carbonate, option 3 is zinc carbonate, and option 4 is calamine solution. So the answer for this question will be option number 1, that is formic acid. Okay. सो फॉर्मिक जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड फॉर्मिका से आया है जिसका मीनिंग है एंड। इस फॉर्मिक एसिड जो है उसका खोज सबसे पहले चींटियों से ही की गई थी, इसी कारण से इसका नाम फॉर्मिक एसिड रखा गया है। ओके, सो व्हेन and bites actually it stings the human, injects the formic acid into the skin. Okay, proceed to the question number 6. In which country the first ever Indian Institute of Technology campus outside India going to be set? Okay, किस कंट्री में IIT सेटअप किया जाएगा फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम आउटसाइड इंडिया? ऑप्शन 1 नाइजीरिया, ऑप्शन 2 साउथ अफ्रीका, ऑप्शन 3 तंजानिया, and option 4 is Ghana. So the answer for this question is option 3 Tanzania. Okay. The first ever Indian Institute campus outside India is being set up in Zanzibar. ये Zanzibar नामक जगह में सेटअप। It was established by IIT Madras. ये IIT Madras के द्वारा established किया गया है in collaboration with Government of Tanzania. Okay, the campus began operations in October 2023. तो ये लॉन्च हुआ था 6 जुलाई 2023। ऑफिशियल इसका इनॉग्रेशन हुआ था। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इट स्ट्रेंथेन्स द एशिया अफ्रीका एजुकेशनल कोऑपरेशन एंड ग्लोबल प्रेजेंस ऑफ IITs. Okay, next question is, so the next question is question number 7. Which of the following pair of places of historical significance and the countries within which they fall is match correct? So नीचे दिए गए जो 4 ऑप्शंस है उसमें से you have the pair which is correctly matched. Okay, so option 1 is Nuremberg, France, option 2 is Rivonia, South Africa, option 3 is Versailles, Germany, and option 4 is Petersburg, India. So the correct answer for this question will be option number 2, that is Rivonia, South Africa. Okay, ये correct answer है। सो साउथ अफ्रीका के जो जोहान्सनबर्ग है उसका एक सबर्ब और उपनगर है रिवोनिया। ये रिवोनियल ट्रायल के लिए फेमस है। 1963-64 में हुआ था रिवोनियल ट्रायल। इसमें क्या हुआ था? तो इसमें नेल्सन मंडेला और उनके साथियों पर अपार्थाइड विरोधी गतिविधियों के लिए मुकदमा चलाया गया था और ये मुकदमा साउथ अफ्रीका में नस्लभेद के खिलाफ संघर्ष का एक ऐतिहासिक है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, न्यूरमबर्ग एंड फ्रांस का पेयर। सो न्यूरमबर्ग कहाँ है? ये है जर्मनी में। ओके, सो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुए न्यूरमबर्ग ट्रायल्स के लिए बहुत फेमस है।
जहां नाजी नेताओं पर युद्ध अपराध के मुकदमा चलाया गया था। नेक्स्ट ऑप्शन है वर्साइज जर्मनी। सो वर्साई कहाँ पे, फ्रांस पे है। यहाँ 1919 की वर्साई संधि या फिर ट्रीटी ऑफ वर्साइज के लिए जाना जाता है, जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था इसके थ्रू। देन सेंट पीटर्सबर्ग इंग्लैंड। सेंट पीटर्सबर्ग रूस में है, रशिया में है। ये मॉस्को से पहले रशिया की राजधानी थी और ये अपनी शाही इमारतों और इतिहास के फेमस है। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन is option number 2, Livonia, South Africa. So next question. So the next question is question number 8. Which of the following industrialist was awarded the Padma Bhushan 2023 in the field of trade and industry? 2023 में पद्मा भूषण किस इंडस्ट्रियलिस्ट को मिला था इन द सेक्टर इन द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री में? So option 1 is Gautam Adani, option 2 is Mukesh Ambani, option 3 is Kumar Mangalam Birla, and option 4 is Adar Punawal. ठीक है, so the correct answer for this question will be option number 3, Kumar Mangalam Birla. So इनको श्री कुमार मंगलम बिरला को चेयरमैन ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप का जो चेयरमैन है ये, इनको मिला था 2023 में पद्मा भूषण पुरस्कार इन द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। उनको इसलिए जाना जाता है, ही इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन इंडस्ट्री, ग्लोबल बिजनेस एक्सपेंशन एंड philanthropy in education and social welfare. गौतम अदानी कौन थे? गौतम अदानी ने कोई पद्मा भूषण अवार्ड मिला है। मुकेश अंबानी को पद्मा भूषण मिला है इन द ईयर 2016 और 2020। आदर पूनावाला को मिला है पद्मा भूषण अवार्ड इन द ईयर 2022 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू कोविड-19 वैक्सीन। ठीक है, 2023 में नहीं मिला। एंड ऑल्सो यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड दैट ये जो फील्ड ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री है, इसमें 2025 में किसको मिला है पद्मा भूषण अवार्ड? कुप्पुस्वामी, नल्ली कुप्पुस्वामी चेट्टी। ठीक है, आपको याद रखना है 2025 में नल्लू कुप्पुस्वामी चेट्टी को इस सेक्टर में फील्ड ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री में को पद्मा भूषण मिला है। ओके, so our next question is question number 9. Which of the following women's hockey team won the Torneo del Centenario 2023 title? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 इंडिया, स्पेन, इंग्लैंड एंड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना. So the correct answer for this question will be India. Indian women's hockey team won the Torneo del Centenario title 2023. The tournament was held in टेरेसा. ये टेरेसा स्पेन में हुआ था to mark 100 years of the Spanish Hockey Federation. इंडिया डिफीटेड द होस्ट स्पेन. स्पेन को ये हराया गया था इंडिया के द्वारा फाइनल मैच टू क्लिंच द टाइटल. सो इसका टेरेसा स्पेन में हुआ था, विनर टेरेसा इंडिया, रनर अप स्पेन. और इसका सिग्निफिकेंट क्या है? स्ट्रेंथन इंडियाज पोजीशन इन इंटरनेशनल वुमेन्स हॉकी अंडर द कैप्टन थे सविता पुनिया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. So let's talk about the last question of the session, that is question number 10. The longitudinal valley lying between the Lesser Himalaya and Shivaliks is known as? Option 1 Peer Panjal, option 2 Purbanchal range, option 3 is Dons, and option 4 is Kullu. So the correct answer for this question will be option number 3 Dons. Dun क्या है? The longitudinal valleys that lies between the Lesser Himalaya and the Shivalik range is called. Okay, these valleys are formed due to the faulting. ये भूकंपीय धूप से बनी थी. When the Shivalik hills were uplifted, तब शिवालिक हिमालय का उत्थान
हुआ था, क्रिएटिंग ये उत्थान हुआ था और दोनों के बीच में एक स्ट्रक्चरल डिप्रेशन भी क्रिएट हुआ था। ठीक है, कुछ फेमस जोन्स का एग्जाम्पल है देहरादून, कोटलीदून, चौकामदून, पतलीदून। देहरादून कहाँ है? ये लेसर हिमालय एंड शिवालिक के बीच में है, उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट। ऑल राइट एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। आज हमने डिस्कस किए ईएसएससी 2023 के प्रीवियस ईयर जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस, जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पी इंसाइट्स विद शाहिरा को, जहां आपको मिलेंगी और भी यूजफुल क्लासेस आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको आज का सेशन कैसा लगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।